जब टूटने लगे हौसला तब ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं आज इंटरव्यू सेशन में स्वागत करता हूं अरुंधति का, जिन्होंने 159 रैंक हासिल की है। और ये बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है, ग्रेट सक्सेस है। और मैं इनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सो ढेरों बधाइयाँ देता हूँ इनकी इस सक्सेसफुल जर्नी के लिए। इनके एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और अब मैं इनको इनवाइट करता हूँ कि अपने बारे में ये बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन सी कॉलेज से पढ़ते हैं। ये सब आपको अरुंधति ही बताएंगी। अरुंधति। First of all, thank you so much, sir. Your words mean a lot, and they are very good to hear as well. Uh, Reintroducing myself, मैं अरुंधति नायक हूँ। मैं I am मतलब मेरा होम टाउन कोलकाता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। बट आई हैव स्टेड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मेरे पापा हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं। सो कभी मेरा एक स्थिति नहीं है, जगह नहीं है मेरा कोई ऐसे अपना। सो आई एम एन इंडियन टू बी ऑनेस्ट। और मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। बीटेक करने के बाद आई पास्ड आउट इन 2019। उसके बाद आई वर्क इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल 2 साल के लिए एज एन एसोसिएट मैनेजर। लास्ट ईयर अराउंड जून जुलाई और मई, आई डोंट रिमेम्बर, आई रिजाइंड। मतलब आई थॉट दैट आई विल रिजाइन एंड आई रिजाइंड। एंड फिर उसके बाद से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो या दिस इज ऑल अबाउट माय बैकग्राउंड। यस यस। और आपने, चलो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आपने गेट एग्जाम के लिए रिजाइन किया, ठीक है ना, कि आपको प्रिपेयर करना है, फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है। और चलो आप ये बता दीजिए मुझे कि कितना पैकेज आपने लीव करके गेट एग्जाम को लिए, कितना पैकेज आपने लीव किया, कितना पैकेज मिलता था आपको? Good question. It was my CTC was around 24 to 26 as far as I remember. Joining bonus वगैरह वगैरह, detention bonus वगैरह. अब I don't remember exactly क्या number है. It lies around 24 to 26. फिर बाद में increment and everything is there. तो yeah, it was a, मतलब for my age, I believe chemical engineering background में I think it's one of the high paying jobs. I think I do not have a lot of idea, but maybe मतलब मैंने अपने बैचेस को देखा है, उसमें one of the मतलब थोड़ा हायर साइड में पेइंग जॉब है, not बिल्कुल। like the best, but yeah. एक्चुअली में आपको मैं बताऊं तो अगर कोई भी इस बात को सुनेगा, इंक्लूडिंग मी, कि एक आईआईटीएन गर्ल है जिसकी ऑलरेडी एक जॉब लग चुकी है जहां पर बहुत अच्छा खासा पैसा है, अगर आपको बताऊं मैं, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख की जॉब है। अगर वो उसको लीव करके एक गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ये बहुत ही एक मैं तो बोलता हूँ बहुत ही ब्रेव डिसीजन है। और देखो एक्चुअली में क्या है कि हमें कुछ करना होता है तो हमें दूसरी चीज को अचीव करना पड़ता है, तो हमें एक चीज छोड़नी ही पड़ती है। और ये बात सत्य भी है ना, क्योंकि हमें एक चीज पे फोकस करके ही वहां से ग्रेट सक्सेस की हम कामना कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी ब्रेव डिसीजन एंड ये बहुत लोगों को सरप्राइजिंग भी लग सकता है ये चीज की ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये बात है। अब आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कैसे आया कि यार ये चीज नहीं करनी है मेरे को और गेट करना है, इसके पीछे मोटिव क्या था आपका, मतलब क्या आपके दिमाग में था कि नहीं मेरे को ये नहीं ये करना है? So lot of मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने अफेक्ट किया। One was my मतलब my values itself, मतलब I have a deep value कि यार चीजें पता होनी चाहिए। मतलब तुम इंडस्ट्री में हो and your basics, मतलब basics should be very very clear। and जो मैंने मतलब बीटेक की जर्नी में वो कवर नहीं कर पाई थी मैं, ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। मतलब बीटेक में लोगों को नहीं होती है क्लैरिटी, मतलब मेरे को नहीं थी, लोगों को थी मे बी। आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और फिर जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया तब तो ये सोच के किया था कि यार पता तो चले इंडस्ट्री में होता क्या है, लेट मी सी कि क्या अपॉर्चुनिटीज है। पता नहीं है और जंप मार दिया, वो एक फिर रिग्रेट रह जाएगा। पता है एंड इन्फॉर्म डिसीजन लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय जॉब करने के बाद आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज अ प्लेस वेयर आई डू नॉट बिलोंग। मतलब सबके लिए अलग अलग चीजें होती है, बट मेरे लिए पर्सनली आई डू नॉट find myself there
in next 5 years maybe, मतलब down the line I do not derive a lot of satisfaction from my job. तो ये एक बार मन में जब बात आने लगी तब ये हो गया कि यार क्या हो गया कि फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगा, स्ट्रेस बिल्ड होने लगा। तब ये सोच के स्ट्रेसफुल होके तो मैं कुछ कर नहीं सकती ना लाइफ में कि यार स्ट्रेस ले रही हूँ भाई, क्या करना है क्या करना है, पता आगे सोचना है ना कि करना क्या है। तो तब जब मैंने डीप डाइव किया कि यार मुझे एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, तब आई रियलाइज्ड कि लेट मी डू माय हायर स्टडीज फर्स्ट, क्योंकि इंटरेस्ट देखो रिसर्च में मेरा पहले से ही था। रिसर्च मतलब पढ़ाई में रहना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, टेक्निकल ऐसे मुझे अच्छा लगता है, टेक्निकल आई एम ऑलवेज बीइंग अ टेक्निकल पर्सन। तो पढ़ाई वढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे रहने में। तो मैंने सोचा कि यार अभी बेस क्लियर नहीं है, आई कुड हैव डायरेक्टली गॉन फॉर अ पीएचडी आउटसाइड, ऑफ कोर्स दैट्स एन ऑप्शन, बट व्हाट माय फादर टोल्ड मी कि यार तुम अभी तुम्हें क्लैरिटी तो है नहीं, और केमिकल इंजीनियरिंग एक दूसरा सब्जेक्ट तो है नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग में ही सब ब्रांच इतने हैं, तो तुम मास्टर्स यहाँ से करके पता तो कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में, तुम्हें खुद ही क्लैरिटी नहीं है उस चीज का। तो दैट्स हाउ आई बॉइल्ड डाउन टू अ डिसीजन कि यार मैं यहाँ से मास्टर्स कर लेती हूँ, बट सीपीआई नहीं था, सीपीआई 8 के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन होता है, मेरा नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार बेसिक्स तो है नहीं, बेसिक्स कमजोर है, तो बेस्ट है कि यार एक और बार थोड़ा टाइम लेके लेट्स जस्ट क्लियर अप, ब्रश अप माय बेसिक्स अ लॉट, कि बेस क्लियर हो जाए एकदम, एंड फिर when I go to masters then I have a lot of background, and फिर मैं आगे कुछ सोच सकती हूँ कि करना क्या है। तो that's how my decision came down. एंड फिर रेजिग्नेशन का बात आया कि कब दूं, आई वाज ऑलरेडी बी ऑन अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट, एक नया लाइन आ रहा था इंडिया में, एंड आई वाज देयर एमपीडी लीडर, एमपीडी इज मटेरियल प्रोसेस एंड डिलीवरी लीडर. So it was a very difficult decision for me to leave the job, but then you have to stop somewhere, right? So I just took that call, मतलब personally भी issues चल रहे थे काफी मेरे, तो फिर I just took that call कि यार see this is not working out for me, so let's just stop here and focus on something else which is beneficial to me personally. So that was how I boiled down to my decision of doing GATE in India and taking a drop. बिल्कुल, मेरे को वाकई में जब ये मैंने आपकी बातें सुनी, ये बहुत ही क्या बोलूं मैं, ब्रेव तो है ही है, साथ ही साथ एक्चुअली में जो आपने बात बोली कि अगर हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम कहीं पे भी एक्चुअल में वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम थ्राइव तो कर ही नहीं सकते, सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब खुद को ऐसा नहीं लगेगा कि यार सेल्फ मतलब फुलफिलमेंट नहीं है, हम खुद से ही जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है कि चलो कर रहे हैं उससे अपना सब कुछ सारी नीड्स हैं वो पूरी की जा सकती हैं, बट अंदरूनी जो हम करना चाहते हैं वो वहां पर नहीं है, तो उसको छोड़ना और उसको परस्यू करना, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे कम परसेंटेज लोग हैं जो इस चीज को चुनते हैं कि यार मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये काम पसंद है मैं इसको ही करूंगा, आई लीव दैट पार्ट अपार्ट। क्योंकि देखा जाए तो एक्चुअल में बहुत लोग नीड बेस्ड डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, कि चलो हम सरवाइव कर लेंगे कैसे भी क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो ले नहीं पाते हैं। बट आपने उस घुटन को छोड़ा कि नहीं, मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरे को सीखना, चीजें लर्न करना और आगे एक स्टडी करना आपको अच्छा लगता है, तो आपने उसको परस्यू करने के लिए ये ब्रेव डिसीजन लिया। मेरे को बड़ा वाकई में ये डिसीजन है, इसके पीछे आपका जो रहा है माइंडसेट, आई अप्रिशिएट इट। और इसके बाद आपने सोचा कि चलो अब गेट करेंगे हम, और गेट से मास्टर के लिए जाहिर सी बात आपने मास्टर करोगे और उसके बाद आप आगे अपने ड्रीम को परस्यू करने वाले हैं। तो आपने सोचा कि अब गेट करना है, तो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि चलो अनअकैडमी को चुनते हैं, अनअकैडमी के लिए ही जाते हैं? तो ये ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड था, लास्ट मतलब इस साल मैंने प्रेप किया, लास्ट ईयर उसने एग्जाम दिया था मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, एंड ही डिड फ्रॉम अनअकैडमी। तो उसने मुझे आइडिया दिया था कि यार अनअकैडमी बहुत फाड़ू प्लेटफॉर्म है, तू वहां से कर ले, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, करके देख ले, मतलब ट्राई इट, अगर अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू, ऑफ कोर्स नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दे, तो अप टू यू है। तो मैंने कहा चल कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही होता है ना, वर्ड ऑफ माउथ इज अ वेरी पावरफुल मार्केटिंग टूल टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक ठीक है, मतलब मुझे कोई मतलब at that point of time I did not contact any teachers, it was just relying on him, I did it. फिर when I came to the platform then उसके आगे मतलब I started exploring a lot, तो फिर ऐसे boil down हुआ। then पहले मैंने अंकुर बंसल सर का
हीट ट्रांसफर स्टार्ट किया, किया किया किया। फिर मेरे को मतलब अच्छा था। उसके बाद मनीष शर्मा सर मेरे कोच थे। फिर आपका बारे में उन्होंने बताया कि इनका भी ट्राई कर सकते हो तुम। मुझे आप मिले, अरे वाह, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल मतलब, एक तो ये बात भी है कि आप मेरे एज के बहुत सिमिलर हो, तो आपके पढ़ाने का स्टाइल इज वेरी सिमिलर टू व्हाट आई लाइक टू हियर। ये तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे, ये तो पढ़ना है मुझे, ऐसे ही पढ़ना है। तो ऐसे करके मैंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए। So that was how it boiled down to an academy or taking lectures and following you. ऐसे करके आया वो चीज। बिल्कुल। और एक्चुअली में आपने ऐसे अपनी जर्नी है वो स्टार्ट करी। देखो अनअकैडमी के बारे में ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई क्लास देखी थी, इन्होंने जस्ट अपना कि हाँ चलो चूज कर लिया। और देखो एक्चुअली में क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे दिमाग में सोचते रहते हैं कि ये चुनो, ये कर लूं, इस कोचिंग से कर लूं, उससे कर लूं, और जज करते रहते हैं। एक्चुअली में आप जस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे आपको सीनियर ने गाइड किया वैसे आप कहीं से भी अपनी स्टार्ट करें और उसको जर्नी को जिए। अगर आप अच्छा एफर्ट देते हैं तो सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपकी जर्नी रही। आपके जर्नी में एक कंटिन्यूस सपोर्ट था। आप आइकॉनिक के लर्नर हैं ना, आप आइकॉनिक को चुना आपने अनअकैडमी पे। प्लस सब्सक्रिप्शन होती है, आइकॉनिक होती है, एक लाइट सब्सक्रिप्शन है। तो आपने आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो लिया था, जहां पर आपको एक पर्सनल मेंटर मिलते हैं, और आपके पर्सनल मेंटर हैं वो मनीष शर्मा थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनका कितना सपोर्ट रहा आपके लिए, और क्या एक पर्सनल कोच है वो क्या अहमियत रखता है एक प्रिपरेशन जर्नी में, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? ओके, सो इसमें फॉर मतलब पहले तो डिसीजन क्यों लिया मैंने आइकॉनिक लेने का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो कोविड चल रहा है, यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, आप घर पे बैठे हो, बंधे हो, वन इज दैट। सेकेंड थिंग इज कि मेरे फ्रेंड सर्कल में राइट नाउ पीपल आर ऑलमोस्ट सेटल्ड, मतलब ऑलमोस्ट सेटल्ड एज एन, आई वोंट से सेटल्ड एज सच। उन्होंने पीएचडी कर रहे हैं बाहर से, मतलब ओहायो स्टेट एंड पता नहीं कहाँ से। एंड द पीपल हु आर वर्किंग आल्सो आर इन शेल एंड एवरीथिंग। बट मेरे साथ हुआ क्या कि आई हैव टेकन अ डिसीजन सच दैट आई एम अलोन। मतलब मेरे पास आई डोंट हैव, माय फ्रेंड सर्कल इज नॉट परसुइंग दैट। या किया तो उन्होंने तभी कर लिया, 2019-20 में कर लिया। 2 साल के बाद, 3 साल का गैप, मतलब 2 साल 3 साल के बाद तो मेरे साथ, मेरे को पता नहीं है मेरे फ्रेंड सर्कल में किसने किया है, मतलब आई नो एंड किसी ने किया भी नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है। तो फिर इसी वजह से मैंने आइकॉनिक इसीलिए लिया कि दैट पर्सनल मेंटर थिंग ना हेल्प्स अ लॉट। कि आप किसी से बात तो कर रहे हो ना यार, मतलब अ जर्नी is happy or it's successful when you have a support of a lot of people. बिल्कुल So बिल्कुल। and a personal guidance is something that उन्होंने एक बार वो जर्नी किया है, he has went through the same things which I am going through. फ्रस्ट्रेशन, चीजें, छोटी मोटी चीजें, कैसे करना है, क्यों करना है, नहीं भी करना है तो छोड़ दे, ऐसी चीजें उन्होंने काफी गाइड किया। So that was my personal motivation to get an iconic subscription, to be honest. उसके बाद तो ऑफ कोर्स मनीष शर्मा सर का तो बहुत ही ज्यादा रोल है। उन्होंने तो भाई हो जाएगा, करो करो अच्छे से करो, मतलब वो गाइडेंस हमेशा, मतलब मैं उनके पास जाती थी, यार मेरे से नहीं होगा यार, ठीक है मैं नहीं कर सकती ये चीज, मतलब कर सकती हूँ बट मेरे से नहीं होगा, मतलब गिव अप हो रहा है, ऐसे नहीं करती गिव अप, बैठो करो। तो दैट्स हाउ देयर वाज अ लॉट ऑफ टू फ्रो। मैं उसको क्वेश्चन भी करती थी, नहीं आप गलत बोल रहे हो, सो वो होता ही है राइट, मतलब चैलेंज करना तो यार अपने खून में है टाइप बात है। तो बट या इट वाज देयर, तो काफी टू फ्रो कन्वर्सेशंस के बाद इट वाज देयर ऑन अ लाइन। वो मुझसे पूछते थे कि क्या मतलब मैं जब बहुत ज्यादा एक जगह पर टाइम स्पेंड कर रही हूँ, यूज्ड टू गाइड मी बैक कि देख छोड़ दे उसको, ज्यादा हो रहा है, कम मतलब फोकस कर अपने स्टडीज पे। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। या बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये बताया कि कितना एक रोल होता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि गाइडेंस एक प्रॉपर वे में, हम कई बार चीजें हम रास्ते से भटक जाते हैं ना, तो वहां पर रोल आता है कि वो आपको भटकने नहीं देते। जैसे आपको बताया कि कई बार आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते थे, तो वो बोलते थे कि इसको छोड़ दीजिए और इस पे फोकस कीजिए। तो वो अगर आप लगातार वो आप चीज आप वहां पर होती रहे, तो जाहिर सी बात है फोकस्ड रहोगे आप, है ना। यानी फोकस्ड रहने में उन्होंने बहुत हेल्प करी है आपकी इस चीज में। और
चलो आपको मैं एक सवाल दूंगा, ठीक है? जस्ट रेंडम क्वेश्चन है, ठीक है? आप इसका आंसर दे पाओगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है? अब मैं उम्मीद आपसे ये कर रहा हूँ कि आप इसका जवाब देंगे, ठीक है? क्योंकि आपको मैं आईआईटीएन गर्ल की तरह देख रहा हूँ, तो इसका जवाब देना है, ठीक है ना? और पेशेंसली देना है। 2 मंथ बिफोर ओके। आपको कोई बोलता है, ठीक है? जवाब देना है आपको, ठीक है? 2 महीने में तुम क्या कर लोगे, ठीक है? आपके दिमाग में क्या होगा? ये अगर आपसे कोई सवाल बोलता है कि 2 महीने में क्या उखाड़ लेगा तू, ठीक है? ऐसे अगर आपको कोई बोलता है, ठीक है ना? जस्ट एक रेंडम क्वेश्चन है, ठीक है? हाउ यू विल हैंडल इट, ठीक है ना? आप कैसे हैंडल करोगे इसको, जस्ट, और कैसे अपनी कैरी ऑन करोगे, और आप इस चीज को कैसे लेते हो अगर आप इस चीज को आपसे कोई बोलता है तो? जस्ट आई एम आस्किंग। तो 2 महीने में ना इंसान इधर से ना अमेरिका पहुंच जाएगा, वो भी बाई शिप। 2 महीना बहुत लंबा टाइम है। एक चीज मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं 11th या 12th में थी, आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम आकाश फॉर माय आईआईटीजे कोचिंग। हम्म। वहां पर मेरे एक केमिस्ट्री टीचर थे, हु यूज्ड टू टीच मी टिल लाइक 5 मिनट्स बिफोर द क्लास में वो नहीं छोड़ते थे। हम्म। वो एक चीज हमेशा बोला करते थे कि 5 मिनट में ना भाई अर्थक्वेक आके सीधा भी हो जाएगा, तब भी दुनिया इधर से इधर नहीं हिलेगी, कुछ भी नहीं होने वाला, काम तो करके जाना है। बिल्कुल। मतलब 5 मिनट, मतलब 5 मिनट, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बिल्कुल। कैसे भी कर सकते हो। आपको 15 डेज तो लगता है हैबिट फॉर्म करने के लिए, और 2 महीने लगता है उसको सस्टेन करने के लिए। तो 2 महीने में ना इंसान कुछ भी कर सकता है। यहाँ से बिल्कुल। तो स्पेस में पहुंचने के लिए 2 महीने नहीं लगता है। अगर अरुंधति 159 ला सकती है, तो बिल्कुल ये जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है? कि 2 महीने अगर डिमोटिवेट होती हैं, तो फिर भी इन्होंने खड़ा होके वो वहां तक जर्नी को करा और सक्सेसफुल है आज। अभी आपको एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है? जो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, अ, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो ये बोल रही थी कि सर 159, आप भी सोचो कौन इंस्पायरेशन लेगा। तो मैं एक हमेशा बात बोलता आया हूँ आज तक सभी बच्चों को कि 300, अंडर 300 रैंक होती है, उनमें किसी में कोई फर्क नहीं होता। फर्क बस वो 3 आवर का होता है कि 3 आवर में जिसकी किस्मत ठीक रही, 2 सवाल उसके ज्यादा ठीक हो जाते हैं, उसके 2 सवाल गलत हो जाते हैं, तो रैंक वो वेरी कर जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंडर 300 हर बच्चा 1 रैंक डिजर्व कर सकता है, उसकी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है पूरी कि 300 आ रही है, उसकी 1 भी आ सकती है, अगर उसके सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन सही हो जाते हैं उस 3 आवर के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इनको बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 159 रैंक कोई बहुत ज्यादा रैंक है, या फिर ये कोई कंपेरेबल है ऐसा कि कोई सुनेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसा है। और एक्चुअली में आपको मैं बताऊं तो आपकी जर्नी है, वो जो लर्निंग है, वो आपकी माइलस्टोन होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पूरी जर्नी बताएं कि इस यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, इस मंथ से ऐसे ऐसे आप आगे बढ़े और यहाँ तक आपने ये चीजें करी। वो जर्नी आप बताएं ताकि एक स्टूडेंट के दिमाग में वो क्लैरिटी रहे कि हाँ, दिस ये इन्होंने इन्होंने किया था, तो ऐसे ऐसे अगर हम भी करेंगे तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। वो आपकी जर्नी इंस्पायर कर सकती है किसी को भी। तो आप उसके बारे में बताएं कि स्टार्ट आपने कैसे किया और उसके बाद लास्ट तक की आप बता दें एक बार में। ओके, सो जर्नी मतलब जुलाई अगस्त, जुलाई के एंड में मैंने स्टार्ट किया था, मतलब एकदम 28-29 टाइप्स। तब तो तब तो मैं ये सोच रही थी कि यार मुझे कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, पहली बात तो। उसके बाद तो मतलब जितने सब्जेक्ट्स आते भी थे तो कंफ्यूजन ये था कि 2 साल 3 साल हो चुका है भाई, अब तो याद भी नहीं है क्या पढ़ाया था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद है। हम्म। तो what I did was firstly I targeted my subjects which were very difficult to me। मतलब मुझे जैसा लगता था कि बहुत खतरनाक है भाई, इसको हम्म। पहले कर लेना है, चाहे वो हम्म। आसान हो मुश्किल हो, कुछ नहीं। मैं हीट ट्रांसफर स्टार्ट किया, मतलब आई हेटेड हीट ट्रांसफर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, हम्म। ठीक है? आता था बट अभी आता है। ऐसे करके what I did was I made a, मतलब मैं काफी डॉक्यूमेंटेशन में बिलीव करती हूँ, सो व्हाट आई डू अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जर्नलिंग, मैं काफी लिखते रहती हूँ, आई ट्रैक अ लॉट। हम्म। तो मैंने ना एक टाइमलाइन बनाया कि यार नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में मुझे कैसे पढ़ाई को कैसे ब्रेक करना है, हम्म। कितना आवर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं कितना आवर्स बैठ सकती हूँ, उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मेरा 2 साल से पढ़ाई का मतलब काफी टाइम हो चुका है, वैसे फोकस्ड वे में पढ़ाई मैंने नहीं करी है, मतलब इनफैक्ट जेई के बाद से नहीं करी है टू बी ऑनेस्ट। एग्जाम के लिए तो 1 महीने पहले बैठ लो, थोड़ा पढ़ लो, दोस्तों के साथ हो जाता है वो।
तो मेरा पहला टारगेट ये था कि आई हैव टू सिट डाउन फॉर एटलीस्ट 3 to 4 hours एंड स्टडी कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, जो होता नहीं था कभी भी। आई यूज्ड टू गेट अप एवरी 15 minutes, मैं उठ जाती थी, मैं नहीं बैठ पाती थी। तो मेरा पहला चैलेंज ये था कि यार पढ़ाई तो हो जाएगी, पहले तो बैठ लो एक जगह। फिर वहां पर से स्टार्ट किया, फिर देखा 15 days मतलब 20 days 30 days मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में लग रहा है, इसका थ्योरी समझने में मुझे इतना, मतलब थ्योरी रिवाइज करने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, और मुझे एक एक चीज ना बहुत डिटेल में जानना था, एक एक एवरीथिंग, लाइक फिल्म के अंदर भी क्या होता है मुझे जानना है लाइफ में, या आप कुछ भी मतलब कुछ भी कोई भी टॉपिक ले लो, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। आई डू नॉट वांट टू लीव एनीथिंग, मतलब सिलेबस को छोड़ो, जितना भी है मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, इज माय मेन मोटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। कि फर्स्ट ये हो गया। फिर ये 7-8 मंथ्स का मैंने प्लान बनाया कि यार मैं कहाँ पर कैसे इसको रखूंगी, कौन से सब्जेक्ट्स को मैं मैच करूंगी कि जिससे मेरे को अच्छा लगे, मन बनता रहे पढ़ाई में। मेरा मैथ्स एप्टी हमेशा स्ट्रांग था, मतलब मैथ्स एंड एप्टी इज समथिंग आई रियली लव्ड। मतलब मैथ्स तो ठीक है, हमेशा मतलब होता ही है लोगों का स्ट्रांग, तो ठीक है। एंड एप्टीट्यूड तो आई एंजॉय डूइंग पजल्स, मतलब मुझे सुडोकू पजल्स वगैरह करने में बहुत मजा आता है, सो आई डू इट ऑन माय फ्री टाइम, जब मैं ऐसे ही बैठी हूँ टाइप्स। तो ये सब तो वो तो पैरेलली था, इट्स लाइक अ रिक्रिएशन टाइप्स, मान लो कि ठीक है मजे में 2 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे करके जब मैंने अपने कोर सब्जेक्ट्स फ्रेम किए, तब आ रहा था नवंबर के एंड में पूरा सिलेबस कंप्लीट तक, जो हुआ नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ा खिंच गया। मैं भी बहुत मतलब आई यूज्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, मतलब मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन का ये है कि यार ठीक है कल कर लेंगे, टाइम है बहुत सारा। बट जैसे जैसे एग्जाम नियर आया ना, मतलब 6 months का जब घड़ी आया कि 6 months बाकी है, तब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था आपका। तो मैंने कहा यार 6 months तो बाकी है, अभी नेक्स्ट 4 months में टारगेट है कि कंप्लीट करना है, भाई सारा सिलेबस तो पहले कंप्लीट हो जाए फिर देखेंगे। सो बाय दैट वे आई फॉलोड एवरीथिंग व्हाट यू सेड। ये नहीं कि मैं डायरेक्टली क्लासेस फॉलो करती थी, फॉर मी पर्सनली टू सिट फॉर 2 hours इज आई कैन नॉट डू इट, मतलब मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती। तो व्हाट कैन आई डू जिससे मैं 2 hours ना ही बैठूं और फिर मैंने जल्दी जल्दी हो भी जाए। तो आपका मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी, आपने शायद कल कराया होगा, मैं आज देख रही हूँ, मतलब कल लास्ट डे कराया है, मैं आज देखूंगी, बट मैं शायद लाइव क्लास नहीं देखूंगी, मैं नहीं बैठ सकती, मेरा पॉइंट ये था। और मुझे डाउट्स नहीं आता था बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब चीजें क्लैरिटी तो था, तो आपसे थोड़ा बिट ब्रश हो गया वो चीजें। तो ऐसे करके मतलब पहला मेरा फोकस था कि मैंने पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने में मेरे को जनवरी तक आ गया, मतलब स्लिप ऑफ हुआ एक जगह पर, मुझे एम्प्टी तो समझ में नहीं आने लगा। मैं डिस्टिलेशन के बाद जो घूमी मुझे नहीं पता, 20 दिन 30 दिन लग गए मुझे डिस्टिलेशन के बाद का चीज दिमाग में फिट कराने के लिए। आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड व्हाइल स्टडीइंग इट। तो फिर अब मैंने जब देखा कि यार जनवरी तो आ चुका है अब तो, और उसके साथ तो क्वेश्चंस वगैरह तो प्रैक्टिस करते रहते थे। इट्स लाइक ठीक है मजे में कर रहे हैं, गेट के क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप कर सकते हो, और आप हमेशा करते रहते हो वो चीज। यू टेक अ लॉट ऑफ सेशंस कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो मैं हमेशा उसको फॉलो करती थी कि यार क्या चल रहा है, कैसे करना है। मेरा मेन मोटिव होता था कैसे करना नहीं, मेरा मेन मोटिव ये होता था कि शॉर्ट टाइम में कैसे कंप्लीट करना है। व्हाट इज द डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज ही थिंकिंग टू डू दिस क्वेश्चन। मेरा एक थॉट प्रोसेस है, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस, व्हाट इज समवन एल्स थॉट प्रोसेस। तो ऐसे करके 2-3 चीजें जब मुझे पता चल गया कि यार ये थॉट प्रोसेस है, तो इससे मुझे उसको और इजी। और मैं एक बार मतलब मेरा एक बार मैं स्पॉन्टेनियसली रिवाइज करती थी हर 10 days में 15 days में, हमेशा घुमा के। और इनफैक्ट मैंने सबसे बढ़िया क्या निकाला था, माय ब्रदर वाज हियर, उसका कॉलेज मतलब ऑनलाइन हो गया है। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं उसको क्वेश्चन पेपर मतलब सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख के मैं उसको पकड़ा देती थी, बोलती थी मुझसे रैंडमली पूछो। पूरा एक बार वैसे करती थी, और एक बार पूरा नोटबुक दे देती थी कि तू मुझसे रैंडमली पूछ, रैंडमली कहीं से भी तुझे, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट तुझे नहीं, मतलब तुझे दिख रहा है एंड यू वांट मी टू मतलब तू पूछ कि मैं तुझे एक्सप्लेन करूंगी। सो आई यूज्ड टू डू लाइक दिस। तो इससे क्या हुआ कि मेरा फॉर्मूला जो याद करने का चीज था वो हमेशा होता रहा। और क्वेश्चंस तो ठीक है, क्वेश्चंस में आई यूज्ड टू नॉट प्रैक्टिस अ लॉट टू बी ऑनेस्ट, इतना मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी है क्वेश्चंस। इतना करा है कि सारे क्वेश्चंस मुझे पीवाईक्यूज आता है, और क्या है उसके अलावा, और उसके इधर उधर के क्या बनेंगे आ जाएगा। क्वेश्चंस बनाना वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। प्रॉब्लम था कि याद रखना इतने सारे फॉर्मूलाज, फॉर मी दैट वाज अ बिगर चैलेंज। तो ऐसे करते करते जनवरी तक आई हैव कंप्लीटेड। जनवरी में मैंने फिर क्वेश्चंस करना सॉल्व किया, मैंने टेस्ट सीरीज दिए। टेस्ट सीरीज मैंने ज्यादा नहीं दिए, आई वुड बी ऑनेस्ट, मैंने 5 या 6 टेस्ट सीरीज दिए थे।
जिससे मुझे क्लैरिटी आ गया था कि भाई इसको इस जगह पर मेरा अटक रहा है बार-बार, इस जगह पर मुझे बहुत अच्छे से हो रहा है। तो उसी जगह को मैंने फिर 2 दिन 3 दिन बैठ के ब्रश अप किया कि यार ये सब्जेक्ट में वीक है, ये वाला फिर से देख लेते हैं, ये वाला नहीं आ रहा है, ये वाला फिर से देख लेते हैं। तो ऐसे करके आई वाज मतलब इतना तो श्योरिटी था कि 70-80 आ जाएगा शायद, बट वो हुआ नहीं। वो तो एग्जाम का पेपर देख के मैंने सोचा यार ये क्या पेपर है, वो वाला सीन आ गया। बट उधर तक तब तक ऐसा आ गया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि यार कुछ नहीं तो 60-70 तक रेंज में आ जाएगा, चाहे आंख बंद करके आ जाएगा। अब एग्जाम के टाइम में जब 1 तारीख से 5 तारीख, मतलब ये तो 1 से 31 तक तो मैंने कर लिया था ये सब रिवाइज, 12-13 दिन में सारा रिविजन कंप्लीट वगैरह। 1 से 5 में मैंने 1 to 3 एम्प्टी पढ़ा, सिर्फ एम्प्टी पढ़ा कि मुझे भाई वीक लगता है तो मैं इसको फिर से पढ़ रही हूँ, जिससे आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे एम्प्टी आता है। चाहे आता हो ना आता हो अलग बात है, बट मैंने फिर से सारे एम्प्टी के लेक्चर्स देखे, मैंने देखे बैठ के सारे, आपके लेक्चर्स देखे थे मैंने बैठ के। 3 और 4 मतलब 1 2 तक मैंने ये किया, 2 ही दिन देखा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। 3 4 5 में मैंने जितना पुराना जितना जब सॉल्व किया था सब उठा उठा के देखा, फॉर्मूला चेक करना, जितना सॉल्व जो क्वेश्चन में जहां नोट बनाया था, जो रिवीजन करते वक्त किया था। एंड 5th 6th मतलब 5th 6th तक, 6th तो एग्जाम था, 5th तक मैंने ये करके 5th में मैंने बुक बंद कर दिया कि अब नहीं पढ़ना है, बस बहुत हो गया। 6th में बस मैं उठी, फॉर्मूलाज एक बार देख लिया, बंद कर दिया, टाइम पास किया, खेला भाई के साथ, मूवीज देखा, घूमा, बहुत बातें की, ऐसे किया वैसे। और 6th में एग्जाम तो था ही, जो कि आपको पता ही है क्या है। बिल्कुल। तो ये जर्नी रही इनकी। और अगर आपको कुछ कुछ मैं हाईलाइटेड चीज बताऊं तो इन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हैं। एक तो क्वेश्चन आंसर रिवीजन टेक्निक, जिनका मैं अक्सर कई बार जिक्र करता था कि अगर आप ये वाली चीज इस्तेमाल करते हैं, इसको डिस्कशन रिवीजन बोलते हैं, कि एक पूछेगा दूसरा बताएगा, तो हम थिंक करने के लिए मजबूर होते हैं, थिंक करने के लिए या याद करने के लिए मजबूर होते हैं, और रिटेंशन उससे ज्यादा होता है। और ये बहुत अच्छी टेक्निक भी है। अगर हम देखें बचपन में अक्सर ऐसा करते हैं, अक्सर ऐसा किया जाता है कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं चीजें मेमोराइज करने के लिए, और ये बहुत अच्छा भी है। और एक आपने बताया कि जो कॉन्सेप्चुअल जो आप फॉर्मूला रिवीजन का तो आपने याद करने वाला क्वेश्चन आंसर बताया, साथ ही साथ आपने एक चीज बताई कि क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते थे तो उसकी वेराइटी ऑफ मेथड आप देखते थे कि हाँ दिस इज, ये एक अप्रोच ये हो सकती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, ये अल्टरनेट अप्रोच हो सकती है, ये एक अनदर अप्रोच हो सकती है, और मैं इसको ऐसे अप्रोच कर रही हूँ। ये बहुत ही शानदार तरीका है, क्योंकि आपको इससे ये पता लगता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है जिससे इस क्वेश्चन को टेकल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। तो ये टेक्निक्स कुछ आपने बताई जो बहुत यूजफुल हो सकती हैं लर्नर्स के लिए, जो आपने यूज करी हैं प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। और एक बात आपने ये बोली कि आपने क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं निकाले, क्योंकि वो पार्ट आपका ऑलरेडी था, क्योंकि आपने जेई की प्रिपरेशन जर्नी में वो स्किल अपने अंदर आपने डेवलप कर ली थी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद जरूरत ही ना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि वो स्किल आपके अंदर थी ऑलरेडी। अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज होती नहीं है। अब आप तो आईआईटी जेई, आपने जेई में अच्छी सी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, तो उस टाइम पे आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाती है। तो ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही, जहाँ पर आपने ये सब किया, और बहुत ही सीखने लायक चीजें आपने बताई जिससे आराम से चीजें सीखी जा सकती हैं। अब आपको मैं ये पूछूंगा कि आपने पेपर के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और दूसरी रिजल्ट के बारे में आपको कैसा, मतलब कैसा एक्सपेक्टेशन था कि क्या होने वाला है। तो पहले तो आप पेपर के बारे में बताइए कि पेपर दे रहे थे तो उस टाइम कैसा लगा, कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और रिजल्ट के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि क्या हो जाएगा। पेपर देते वक्त तो मतलब मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, मेरा बहुत सिंपल तरीका था कि यार कि पेपर आएगा, क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, वाज माय ओनली मोटिव, कि मैंने को क्वेश्चन एक भी गलत नहीं चाहिए। वो हो गया सिलेबस से, दैट इज अ डिफरेंट इशू, दैट्स ऑल टुगेदर, जो हम कर सकते हो। बाकी तो व्हाट मैंने एप्टी से स्टार्ट किया था, एप्टी के सारे क्वेश्चंस बन गए, ओके गुड। 20-25 मिनट्स लगे थे मुझे एप्टी करने में टोटल। फिर मैंने एक एक करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। मेरा हमेशा से ही रहा है कि मैं हमेशा पेपर को स्टार्टिंग में करती रहती हूँ, आगे तक और एंड तक जाती हूँ। मेरा ये टारगेट था कि मुझे 2 आवर्स में पेपर पूरा देखना है, जो नहीं हो पाया। 2 आवर्स के बाद आई हैड लाइक 15 to 20 क्वेश्चंस, नहीं 30 क्वेश्चंस रिमेनिंग, एंड आई वाज लाइक
at that point of time I did not panic. मतलब मेरे को ऐसे देख, मतलब when I started solving ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर थोड़ा ज्यादा सा लेंदी सा लग रहा है मुझे. अब डिफिकल्ट है नहीं डिफिकल्ट है मैंने इतना नहीं सोचा, मेरे को इतना सोच इस लूप में नहीं जाना है. लेंदी लग रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा है. बट फिर मैंने क्या किया कि मैंने यार क्वेश्चंस, मतलब मैंने क्या किया, क्वेश्चंस आ रहा है एक झटके में तो करो, नहीं तो डिच मार के नंबर, मतलब फिर से दोबारा आओ. ऐसे करते गए. एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट मैंने छोड़ दिया. एंड आई वाज, मतलब पहले तो आई वाज लाइक थोड़ा सा आई गॉट जिटरी कि यार क्या हो गया अचानक से, कि हाउ कम आई एम लीविंग सो मेनी क्वेश्चंस. बट फिर मेरे को जब मैं एंड तक आई ना, तो आई रियलाइज कि यार पेपर डिफिकल्ट है, शायद ये नॉर्मल पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड इसमें अगर 60 भी स्कोर कर दूं तो मेरा रैंक आ जाएगा मे बी. मेरे को ऐसा तब लगने लगा, ऑलरेडी दिमाग में ये बैकग्राउंड में चला कि यार इसको, इसमें मैं जितना भी करूँ सही करके आऊँ. मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी. इट वाज, मतलब एक बार में जब मैंने देखा ना, तो मतलब हाउ, मतलब मैंने काफी, मतलब मैंने डिसीजन ये लिया कि भाई घबराना नहीं है, जितना करके उतना सही करके, क्योंकि इसमें रैंक आ जाएगा रैंक, चाहे कुछ भी हो जाए. पेपर डिफिकल्ट है इतना तो मैंने क्वेश्चन पढ़ के ही देख लिया था कि पेपर इजी तो नहीं आ रहा है. तो दैट वाज माय पॉइंट कि यार ठीक है, दैट डिसीजन हेल्प मी अ लॉट कि ठीक है भाई आगे बढ़. सेकेंडली जब 15 मिनट्स रह रहे थे, देन तो मेरे को थोड़ा नर्वसनेस आने लगा कि यार मैंने एक साल ड्रॉप लिया है. एंड मेरा, मतलब तब मेरे को लगा शायद मेरे को, मतलब शायद मेरी प्रैक्टिस थोड़ा कम है, इस वजह से भी हो सकता है. एम आई थिंकिंग, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरा प्रैक्टिस कम है. तो मैं थोड़ा नेगेटिव लूप में चली गई. लास्ट 15 मिनट्स ही हुआ अच्छा हुआ, पहले नहीं हुआ. तो 15 मिनट्स में, बट फिर भी तब भी मुझे लगा कि जितना आ रहा है, मैंने लास्ट तक पेपर किया. थर्मो का वो एलएम गामा, ये वाला गामा भी तो लास्ट के 1 मिनट में मैंने सॉल्व किया था कि यार 1 मिनट में फटाक से निकल गया, मैंने आंसर पुट कर दिया. तो ऐसे करके मतलब एंड तक ना, मतलब एक टाइम पे था मैं बहुत वो हो गई कि यार शिट, मेरा एक, मतलब आई लॉस्ट इट. मतलब क्या कर रही हूँ मैं लाइफ में, व्हाट द हेल एम आई डूइंग इन फ्रंट ऑफ दिस स्क्रीन एंड आई एम डूइंग नथिंग. इज दिस लाइक अ ईयर लॉस फॉर मी? बट देन आई, मतलब मैंने क्विकली उसको माइंड के बाहर हटाया. मैंने कहा यार फोकस करते हैं, जो काम पहले है उसको हैंडल करते हैं, फिर बात का बाद में देखेंगे. आफ्टर पेपर तो आई वाज, मतलब मैंने पापा को बोल दिया था कि यार नहीं होगा इस बार, मतलब मैक्सिमम 55 आ जाएगा कैलकुलेशन. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैक्सिमम 55 आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है. मेरा नहीं निकल रहा है इस बार, सो आई थिंक आई शुड गेट अ जॉब और समथिंग एंड फिर एक और बार प्रिपेयर करूं. बट देन माय ब्रदर सेड वन थिंग कि वेट कर, तुझे अगर लग रहा है डिफिकल्ट है तो लोगों को भी लग रहा होगा डिफिकल्ट है, तुझे अगर लग रहा है डिफिकल्ट है तो लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट है, बिल्कुल हो सकता है. तो फिर उसके बाद फिर मैं मनीष सर के पास आकर रो दी. मैंने कहा यार नहीं निकला है, बस हो गया, रहने दो. फिर अपन ने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया नहीं ये तेरा सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है. मैंने कहा ठीक है चलो 17 तक वेट करके देख लेते हैं. सो उसके बाद तो आई वाज वेटिंग ओनली, मतलब मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया. आई वाज फोकसिंग ऑन माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट. तो दैट वाज माई 3 hours spent. तो जैसा कि आपने बताया पेपर की जर्नी के बारे में, आपने बताया कि पेपर के दौरान आप जब दे रहे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या चल रहा होता है, वो आपने पूरा बताया. एक्चुअल में ये चीज बड़ी आसान लगती है कि 3 आवर जाइए एग्जाम दे दीजिए. बट आप वो 3 आवर भी देखें ना, तो वो आपको पूरा खोल के रख देते हैं. जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बार तो इनको लगा कि मैं इस स्क्रीन के सामने कर क्या रही हूँ. फिर उस चीज को हटाना पड़ा कि चलो इसको हटाओ, क्या है ये, इसको ऐसे नहीं है. अभी तो जो करना है उस पर फोकस करते हैं, बाद में थिंक करेंगे इसके बारे में. कभी मन में आता है कि मैंने अपना 1 साल लगता है वेस्ट कर दिया, अभी कुछ हो नहीं पाएगा लगता है. तो कई बार ऐसे थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं. कई बार ऐसे आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार चलो मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है तो हो सकता है कि सभी को डिफिकल्ट लगे. तो कई बार वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात आती है. तो देखा जाए तो 3 आवर में पता नहीं क्या क्या मूड स्विंग होते हैं इंसान के, क्योंकि चीजें ही ऐसी हो रही होती हैं. तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो ये चीज भी हैंडल करनी आनी, इमोशनली स्टेबल होना भी इंसान का बहुत ज्यादा जरूरी होता है. नहीं तो अगर ये चीजें हावी हो जाए ना इंसान पे, तो फिर वो फोकस नहीं कर पाता है कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सवाल पे, उस पर फोकस लूज हो जाता है. और बाद में जो आ रहा है होता है वह भी नहीं होता है. बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है. मैंने तो कितने ही स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, बट 3 आवर के अंदर जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है. बाद में आके बोलते हैं कि सर अगर आप मेरे को अब दे दो ना ये पेपर, घर पे बैठ के मैं इतने कर दूंगा. मैंने कहा यार दिक्कत तो यही है ना, घर पे नहीं मिलता हमें पेपर. हमें पेपर है वो एग्जाम में करना होता है, वहां पर उस टाइम लिमिट के अंदर बाउंड होके करना पड़ता है. समस्या यही है. तो एक्चुअल में एक पेपर. चीज जो मैंने एक हाँ जी. एक चीज जो मैंने किया था घर पे ना, मैंने वो माहौल बना लिया था कि एग्जाम में कैसे होने वाला है, मास्क वास्क पहन के रेडी होके.
मतलब आई यूज्ड टू, जो 5 6 7 8 जो भी टेस्ट सीरीज दिए थे ना मैंने, मैं हमेशा ऐसे करती थी, मास्क पहन के रेडी होके बैठती थी एकदम, पंखा वंखा कम करके। मुझे ऐसा लगता था वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, पंखा नहीं चल रहा होगा, लाइटें कम होगी, छोटा सा पेपर मिलेगा। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट एंड दैट हेल्प मी अ लॉट एज वेल, कि माइंडसेट है मेरा कि ठीक है, बिल्कुल। दैट इज देयर, ये 3 ये आवर्स को बहुत टैकल कैसे करना है। बिल्कुल ये बहुत अच्छी टेक्निक भी होती है। देखो एक्चुअल में कभी भी देख लो, कोई भी एक्ट परफॉर्म अगर हम रिहर्स करके करते हैं ना, वो हमेशा एक बेटर वर्जन देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम पेपर की रिहर्सिंग करें। वहां पर एक हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना आना चाहिए आपको, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब कई तो मैं आपको ये तक बच्चे बोलते हैं आके कि सर हम करते थे, हमारा में तो कंप्यूटर स्क्रीन बड़ी होती थी, हम तो बड़ा बड़ा दिखता था, वहां पे इतनी सी थी सर। तो हमें वहां पे उसमें ही रेजिस्टेंस फील हो रहा है जब, तो सवाल भी फोकस कहाँ से करोगे, आपको वहीं खटक रहा है कि यार ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है। तो उसके लिए भी आपने उस सिचुएशन के लिए तैयार किया कि कहीं लाइट कमजोर होगी, डिम होगी, पंखा नहीं चल रहा होगा, तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे अपने आप को रखना है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अगर आप देखें तो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को माउस तैयार के करना। साथ प्रैक्टिस करना, माउस के साथ प्रैक्टिस करना, माउस हाँ स्लो, एकदम स्लो वर्जन में करके प्रैक्टिस करना, दिस इज वेरी इरिटेटिंग थिंग, बट बहुत हेल्प करता है ये चीज में। मतलब कुछ भी हो जाए, फोकस लूज नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अब की बार की बात है, एक बच्चा बोल रहा था कि सर मेरे को जो माउस दिया गया था ना, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था, डबल 2x की स्पीड में था। यानी मैं उसको कर रहा था, वो जा कहीं पे फास्टली मूव कर रहा था, बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। अब देख लो वही रेजिस्टेंस बन गया उसका एग्जाम में, उसी से दिमाग खराब हो सकता है, एक छोटी सी चीज से दिमाग खराब हो सकता है इंसान का, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। तो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करो कि भाई कंपोनेंट हैंडल कैसे करना है। माउस को भी सेंसिटिव बना के तैयारी कर लो, एकदम स्लो वाले की भी तैयारी कर लो, क्योंकि वहां पर तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे लिए दूसरा माउस लेके आओ, वहां मैं 10 मिनट वेट करता हूँ, आप तब तक लेके आओ मेरे लिए, कोई नहीं लाएगा, ठीक है ना। और लाएंगे तो वो उनके पास अवेलेबल होगा, वही लाएंगे। तो एक्चुअल में इन सभी चीजों की के लिए अपने आप को तैयार करना भी बहुत एक एग्जाम के एटमोसफेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर वहां पे 5 नंबर का भी फर्क पड़ जाता है ना, अगर ऐसा होने से, तो तुम तो गए, ठीक है ना। 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में, आप इस बात की अहमियत समझते हैं। तो ये चीज है। अ, अब एग्जाम के बाद में आपने क्या एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि क्या होने वाला है, आपको कुछ आइडिया हुआ था कि व्हाट विल हैपन, कैसा रहेगा रिजल्ट, कैसा क्या उम्मीद क्या लगाई थी, और चला क्या था आपका। एग्जाम हुआ था अपना 6 को, और 6 से लेके 17 तक क्या हुआ था, ये बता दो आप मेरे को। तो बेसिकली मैंने पेपर दिया, मैं ब्लैंक हो गई बिल्कुल। मतलब मेरे को अपने से तो अंदाजा आ ही गया था कि 55 के ऊपर नंबर तो नहीं आ रहे, तब भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली नंबर, बट मुझे इतना पता था कि 52 से 55 तो पक्का आ जाएंगे शायद, अगर मैंने सिली मिस्टेक्स नहीं की। और मेरे सिली मिस्टेक्स भी पॉइंट में हुआ है, 3.3 के बदले 33 कुछ करके आई हूँ मैं। सिली मिस्टेक्स के अलावा अगर उसको डिच मार दिया तो मेरा 52 टू 55 तो आ जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू लास्ट 20 years, 52 टू 55 मतलब 1000। मैं तो आई वाज स्केयर्ड, आई लॉस्ट माय माइंड। तब मैं पेरेंट्स केम इन एंड मतलब मेरे पापा ने बहुत अच्छा चीज बोला कि भाई तुझे नहीं पता कि तेरा पेपर कैसा गया है, मतलब तेरा पेपर नहीं, तुझे नहीं पता दूसरों का पेपर कैसा गया है, टू बी ऑनेस्ट तुझे तो अपना पता ही है। बिल्कुल। तो वेट एंड सी ना कि क्या हो रहा है। मतलब व्हाई आर यू गेटिंग सो एजिटेटेड, और व्हाई आर यू गेटिंग सो, मतलब व्हाई आर यू बीइंग सो डिप्रेसिव अबाउट इट, यू हैव नेवर बीन सो डिप्रेसिव अबाउट एनीथिंग। मतलब तो मैंने कहा यार, मतलब नहीं, उससे तो बात नहीं बना। मतलब तुम कितना भी ज्ञान दे दो, जब डिप्रेस आदमी होता है तो आदमी डिप्रेस ही होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो उस थॉट प्रोसेस में चली गई। फिर मनीष से बात हुआ, मनीष ने भी सेम चीज बोला कि रुक जा, देख ये है वो है करके, बहुत कुछ हुआ, तब भी नहीं जा रहा है। मैं तो ना, मैं एक दो हफ्ता तो मैं ऐसे मॉक कर रही थी कि मम्मी कर दिया मैंने, पूरा गुरगोबर करके आई हूँ मैं। मतलब मैंने हक दिया तुम्हारे, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, उम्मीद ही मत रखो, कुछ मिल जाएगा तो मुश्किल से रोपार वोपार मिल गया तो पता नहीं, कहीं मंडी वंडी मिलेगा तो जाना पड़ेगा, देख लो। मैं तो उस आशा में थी कि आईआईटी में मिलेगा कि नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार वेट ही कर लेते हैं, मतलब अब कुछ कर नहीं सकते। फिर मैंने इंटरव्यूज देना शुरू किया। मतलब मैं तो आई कैन नॉट सिट स्टिल, मतलब मुझे तो अभी बैकअप ऑप्शन चाहिए भाई लाइफ में, कि यार कुछ तो फिक्स हो। लिंक्डइन खोलना शुरू किया, प्रोफाइल अपडेट करके एकदम इंटरव्यू लेके एकदम रेडी, हाँ जॉब वॉब हाथ में लेके मैं फिर से रेडी हो गई कि चल भाई अब। तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार जॉब मिल गई वापस से। फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया जॉब को, मैंने कहा चल कुछ हो जाएगा लाइफ में, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, चिल लेते हैं अभी। तो फिर पापा ट्रिप्स को लेके गए। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने कहा रिजल्ट को डिच मारते हैं, पहले देखते कि, मतलब व्हाट आई डिड वाज, हर आईआईटीज का ना मैं
पेज खोल के, ब्रोशर खोल के एक एक वर्ड पढ़ा मैंने। हर ब्रोशर में मतलब पढ़ने का रीजन क्या था कि यार मेरे ऑप्शंस क्या है, मतलब ये नहीं कि मुझे कौन सा आईआईटी मिलेगा, ये है कि मैं क्या पढ़ना क्या चाहती हूँ। श्योरली तो पता तो चले कि यार कौन सा आईआईटी में, सब आईआईटीज का कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आईआईटी कानपुर का 5 टर्म है, वेरएज आईआईटी खड़गपुर का 4 टर्म है। आईआईटी कानपुर का कोर्स स्ट्रक्चर, मतलब मैं जस्ट बता रही हूँ, आईआईटी बॉम्बे का कोर्स स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट देन आईआईटी खड़गपुर, देन आईआईटी दिल्ली, देन आईआईटी मद्रास, देन आईआईएससी बैंगलोर, व्हाटएवर इट इज। मतलब ऐसे मैंने सब आईआईटीज, पुराने आईआईटीज का ब्रोशर निकाला। आईआईटी मद्रास का बहुत फाड़ू वेबसाइट है, तो ऐसे करके निकाल के मैंने एवरी चीज पढ़ा। मतलब केमिकल भी नहीं है तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ले रहे हैं, जैसे खड़गपुर टेक्स इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एज वेल। तो एवरी मतलब कोर्स स्ट्रक्चर से कोर्सेज क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या कंटेंट है, ये सब पढ़ के मैंने काफी टाइम गुजारा। मतलब आई रिसर्च अ लॉट। तो अपने आप को रोकने के लिए मैं एक ही चीज में डायरेक्शन फोकस कर सकती हूँ ना, कि आगे क्या करना है लाइफ में भाई। तो ऐसे करके दैट इज हाउ आई बॉयल डाउन। फिर मैंने बार्क का भर दिया। मैंने कहा यार देना है अब एग्जाम, कुछ तो करेंगे, एग्जाम तो दे लेते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इतने भी गधे नहीं है हम। तो फिर मैंने उसमें भर तो दिया। मैंने कहा चलो भरते हैं, देखेंगे एग्जाम में क्या होगा। तो ऐसे करके मतलब मैंने उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि लोगों का क्या हो रहा है, मैंने ये सब पढ़ना बंद कर दिया। मैंने एक बार वो भी मैंने नहीं देखा था, मनीष सर ने मेरा क्वेश्चन आंसर देखा, आंसर के मैंने बोला देखो मार्क्स बता दो बस, फिर मिडिल फिंगर्स क्रॉस्ड, आप भी बताओ क्या है, गाली देना है तो गाली भी दे दो, जो करना है एक ही बार में कर दो, बस एक ही बार में शुरू कर देना। तो उन्होंने बोला फोन करके कि तेरा यार 54 बन रहा है फिलहाल, 52 या 54 कुछ तो ऐसा बोला था। मैंने कहा 54, आपका कितना बन रहा है, कहते 58। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है 1000 रैंक है। उन्होंने बोला पढ़ाई स्टार्ट कर दे सेम। मैंने कहा यार पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मोटिवेशन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल मोटिवेशन जीरो। मतलब एक साल एफर्ट, एक साल भी नहीं, 6-8 मंथ्स एफर्ट मारा है यार, कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो मैं ये सोच के तो काफी डिमोरलाइज हो रही थी। तो मैंने कहा यार रिजल्ट आने दो फिर देखेंगे। तो ऐसे करके स्पेंड माय टाइम। मैं ट्रिप्स में गई, पापा के साथ घूमा, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, घर का काम देखो, खाना वाना सीखो बनाना, ऐसी चीजें। मतलब आई डिस्ट्रैक्टेड माई सेल्फ। देखो मैं इतने सारे बुक्स भी लेके आई हूँ, इतने सारे बुक्स भी पढ़ लिए मैंने बैठ के। मतलब आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मैं सारे बुक्स लेके आई, कॉलेज स्ट्रीट यहाँ पर है। तो ऐसे करके आई स्पेंड माई टाइम, बट मेनली आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रिसर्चिंग स्टफ कि एमएससी मिल रहा है, कहीं पर मिल भी जाएगा तो व्हाट, मतलब प्रोफेसर क्या करता है उसके लिए भी पता होना चाहिए चीजें। व्हाट इज दिस ग्रुप डूइंग, व्हाट इज दिस लैब डूइंग, क्या चल रहा है, रिसर्च कहाँ है हम लोग, क्या क्या प्राइमरी एरियाज है केमिकल इंजीनियरिंग में। दिस आर द थिंग्स आई डिड प्राइमरीली। बिल्कुल, और ये आपको अभी हेल्प करेगा बहुत, क्योंकि आपको पता रह गया है ना। ये बहुत मतलब मैं तो बोलता हूँ ये प्रोडक्टिव हो गया आपके लिए। अभी बहुत हेल्प करने वाला, आपको पूरा आइडिया है कि करना क्या है। और आपके पास अभी तो मजबूरियां भी नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। अब तो आप चूज करोगे कि चलो मेरे को ये करना है। तो अब तो आपको जो आप करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। तो मैं तो बोलता हूँ कि फिर आपको क्या चाहिए भाई। आप तो जो सपना लेके आए थे वो पूरा हुआ, क्योंकि आप करना चाहते हैं बहुत अच्छी जगह से, और एक अच्छा अपना ड्रीम था कि अपन को ये करना है, रिसर्च में जाना है और ये करना है। तो आपको तो आराम से मिल जाएगा ना, क्योंकि 160 रैंक में आपको ऐसा नहीं है कि आपको आराम से ड्रीम वाला मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपने ये जर्नी के बाद में किया, और ये आपने, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत अच्छा किया, अभी काम में आएगा आपको। आपने ये भी देखा कि कौन सी आईआईटी की वेबसाइट बहुत शानदार है। आईआईटी खड़गपुर का सबसे बकवास है। नहीं, खड़गपुर का भी अच्छा है एक्चुअली, आईआईटी बैंगलोर का सबसे बकवास है। मैं उनको सोच रही थी मेल करके बोलूं कि अच्छा नहीं है वेबसाइट। अभी तो बहुत अपडेट हो रहे हैं वेबसाइट। अभी तो एनपीटीईएल का भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, वो पुराने वाले से नए वर्जन में शायद कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो लिंक्स वगैरह ओपन नहीं हो रहे हैं। तो लगता है कि कुछ अपडेट होएगा, बट सरकारी काम है तो ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हम कि कुछ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, फिर भी अब हम बात आते हैं रिजल्ट डे वाले पे। अब आप बताओ कि कैसे आपको सदमा पहुंचा कि ऐसे कैसे हो गया। ये आपको कैसे पता लगा कि हाँ इतना बन रहा है और ये रैंक आ गई, आपको कैसे पता लगा, और कैसा मतलब लगा आपको कि उसके बाद कि आपने पचा लिया था कि इतना आ गया है अपन को, ये ऐसा भी हो गया है। तो ऐसा सीन था कि रिजल्ट शायद मतलब आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स या कुछ में आ रहा था कि रिजल्ट 16 को निकलने वाला है। तो मैं घूम घूम के आई। मैंने कहा मम्मी यार 16 को रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट निकलने वाला है, तुम जाओ यहाँ से, मेरा रिजल्ट आने वाला है। मैं इस लैपटॉप के सामने बैठी हूँ कि यार रिजल्ट आने वाला है, मेरे को देखना है।
बैठी रही मैंने कहा बैठे तो है, रिजल्ट आ नहीं रहा है, मूवी देखते, चलो मूवीज देखा, रात में बात किया, मतलब रात हो गई तब भी रिजल्ट तो मतलब 10 o'clock तक तो रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा छोड़ो इसको, डिच करते हैं। पापा ने मुझे फोन करके कि लास्ट ईयर का देखा, क्योंकि लास्ट ईयर उसको 11 बजे निकला था, सो जा तो जाके चुप करके। मैंने कहा चलो ठीक है, सो जाते हैं। तो सोना तो है नहीं भाई, रिजल्ट आने वाला है, फटी बड़ी है, बहुत ही गंदा, मतलब मैं तो सोच रही थी भाई क्या होने वाला है, कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर 12:10 या 5 को मनीष सर का फोन आता है। मैंने कहा मैं किसी और से बात कर रही थी, आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन कि यार देख ऐसा सीन है। तो मनीष सर का फोन आता, मैंने कहा इतने रात को क्या फोन कर रहे हैं, क्यों फोन कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला 159। मैंने कहा 159 क्या क्या हुआ 159? कहते तेरा रैंक है 159। मैंने कहा 1159 होगा, चेक करो दोबारा। 159 नहीं हो सकता। मजाक कर रहे हो, दोबारा चेक करो। कहते नहीं भाई 159 है। मैंने कहा गलत बोल रहे हो आप, हो ही नहीं सकता 15, मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंस में 1159 होगा, आप गलत देख रहे हो, चश्मे वश्मा ठीक से पहने ना। अरे नहीं भाई, मैंने कम से कम 10 बार बोला नहीं 159 नहीं हो सकता, मतलब मैं वहां लड़ाई कर रही हूँ कि मेरा 159 राइट हो ही नहीं सकता। यार देख मैं तुझे रिजल्ट का वो फोटो भेज रहा हूँ, तो चुप करके देख ले, दिमाग खराब मत कर। मैंने कहा यार, मैंने कहा रिजल्ट देखा, मैंने कहा ओशिक हाँ यार 159 दिख रहा है। मैंने भाग के इस बेड से उठ के तड़क से पापा के पास गई। पापा लोग 9 बजे सो जाते हैं, उठा 159 आ गया। कैसे ऐसे तो भी आ गया मुझे नहीं पता, हाँ ये तो बिल्कुल मतलब लोगों ने हाँ दिया है करके मेरा रैंक आ गया किसी तो भी तरीके से। अब बोलते चलो शुक्र है भगवान का, रैंक आ गया लड़की का। नहीं तो हमें तो एक और साल परेशान करती है, 3 कुत्ते भी लेके आ गई है और उठा के पूरा दिमाग खराब करके रखा है लड़की ने। फिर कहते हैं पापा, मम्मी तो कहती है ओह चैन की नींद आएगी, भाई लड़की ने पागल करके रखा है। तो काफी खुश है, मतलब वो तो कहते हैं। और उसके बीच में मेरा बेड टूट गया। मतलब मैं एक्साइटमेंट में ऐसे जोर से कूदी कि बेड ही तोड़ दिया मैंने, बीच का सारा पल्ला वल्ला। मैंने कहा सही करो यार इसको, अब रिजल्ट आ गया, सही करो इसको। अब एक्साइटमेंट इतना ज्यादा हो रहा था, नींद नहीं आ रही। मैंने सबको फोन किया, मैंने शुरू किया अपने कॉलीग से, मैंने अपने बॉस को फोन किया, मैंने मैसेज किया देखो सुशांत आ गया रैंक। ठीक है, सबको मैसेज करना शुरू किया, रैंक आ गया। सबका कॉल आना शुरू किया कि भाई रैंक आया कैसे। मेरे मतलब जो आईआईटी वाले थे तो उन्होंने बोला रैंक कैसे आया तेरा, तेरा तो मैथ्स से नहीं है कुछ। मैंने कहा यार आ गया यार, गलत था, क्वेश्चन पेपर हार्ड था, मैं क्या करूं, कानपुर ने बनाया, देखो देखो। मतलब ये तो मतलब वो मुझे ऐसे बोल रहे थे 46 ही मार्क्स आए तो उड़ने वाली कोई बात नहीं। मैंने कहा 46 आया है भाई, उड़ने वाली बात है, खुश तो होने दो भाई। मतलब लोगों को खुशी भी नजर नहीं हो रही है करके मैंने भाई को फोन किया। भाई ने बोला 159 रैंक है, खुश मत हो ज्यादा, सो जा चुप करके, कल देखियो क्या आएगा। मैंने कहा यार ये तो सब लोग पानी डाल रहे हैं यार, कोई मेरा मजे में मजा ही नहीं ले। तो ऐसे करके पहले तो, फिर मतलब सेकंड डे, मतलब उसके बाद सुबह आया है रैंक, गुड जॉब। ये सब गुड जॉब हुआ। सुबह मैं जल्दी उठ गई एकदम, क्यों मैं 10 बजे 9 बजे उठने वाली इंसान 7 बजे उठ के रेडी हो गया। तो मम्मी चाय वाय पिला, अब पिला। तो ऐसे करके काफी फन, मतलब 3 दिन तो मतलब इतना एक्साइटमेंट नहीं, एक्चुअली मैं इतना डरी हुई थी कि मुझे नहीं एंटिसिपेट था कि रैंक आएगा। मुझे तो लग रहा था यार नहीं आता है 46, मतलब 1200 रैंक, 1500 रैंक है भाई केमिकल में, 46 मार्क्स में कहाँ आता है रैंक। मैंने कहा यार पेपर ही डिफिकल्ट था एंड इट्स ओके। फिर मैंने ड्राइविंग सीखने जाते, मैंने उसको फोन करके कहा आज ना मेरे पैर ना जमीन पे नहीं है, आसमान पे है, इधर उधर ठोक दूंगी, इससे बढ़िया ड्राइव कर नहीं पाएंगे आज तो, हमें ड्राइव करने के लिए एयरप्लेन दे दो, वो कर सकते हैं। हाँ, फोन करके बोला आज तो मैं नहीं आ सकती, फिर होली है और ये है, होली में जाके होली पता नहीं रैंडम लोगों के साथ मैं रास्ते में होली खेल के आई। तो ऐसे करके सीन हुआ। फिर मैं तो बहुत कुछ हुआ, मैं होली खेल के एकदम आई, ऐसे पूरा भूत बन के आई मैं घर पे। मम्मी बोली क्या हो गया, कहते मैंने कहा होली किसी ने छिड़का दिया, मैं भी खेल ली थोड़ा। मतलब कहते कौन थे, पता नहीं रैंडम लोग थे, मैंने खेल लिया, मजा आ रहा था, होली तो है क्या है करके ऐसे ही चला। बिल्कुल एक्चुअली में ये बड़ी खतरनाक चीज हुई अब की बार, कि पहले आईआईटी ने सदमे में डाल दिया सभी को, और बाद में जब सदमे में पहुंचने के बाद में जो खुशी मिलती है ना, वो उसके अलग ही लेवल पे होती है वो खुशी। मैं यहाँ तक बच्चों को जानता हूँ, एक बच्चा एक दिन मेरे को कॉल करता है, रिजल्ट आने की 4-5 दिन पहले की बात है, बोलता है कि सर मेरे तो 44 के राउंड नंबर बन रहे हैं। मैंने कहा 44 में तेरे मार्क्स हैं वो 200 से 300 के तकरीबन रैंक आएगी। बोले सर क्या बात कर रहे हो,
ऐसे कैसे बोलो 200 300 क्या, आप ऐसे बोलो ना कि 1200 1300 आएगी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने तो नहीं सुना है ऐसा कभी किसी को बोलते हुए। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को सिनेरियो पता है, मैंने सभी से बात कर ली है, मेरे को पता है अब की बार हालत 2015 में हुई थी लास्ट टाइम ऐसी हालत, उससे भी बुरा सिनेरियो। मैंने उसको एग्जैक्टली ये बोला था कि मैंने कहा तेरा रैंक आएगा ना वो 200 से 300 के इन बिटवीन आएगा देखना। बोलता है कि सर अगर ऐसा हो गया ना, मैं तो आपको घर पे आके मिठाई खिला के जाऊंगा क्योंकि मेरे को अच्छी आईआईटी में जाना है सर, तो मैं तो ऐसा करने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर देख लो अब अगर होता है तो भाई मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। जब आया रिजल्ट, तो मैंने रिजल्ट आने के बाद में कुछ बच्चों से बात करी, बाद में उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई मिठाई का डब्बा किधर है? बोलता है सर 190 आ गई, 190 रैंक आ गई, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा सर हो क्या रहा है। मैंने कहा देख लो ऐसा होता है, कई बार जिंदगी में हो जाता है ऐसा। तो एक्चुअली में ऐसा हो जाता है। तो अब की बार ऐसा ही हुआ है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड, मतलब पहले लोग ऐसे सदमे में चले गए भाई कुछ नहीं होना अपन तो। उस बच्चे ने क्या है दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और एंथुजियास्टिक स्टूडेंट, बोलता है कि सर अपन को तो चलेगा ही नहीं, 200 300 के अंदर ही रैंक अपन को चाहिए, अगली बार कर लेंगे दोबारा से तैयारी, बट अपन को चाहिए वही। मैंने कहा भाई अब मत कर, ठीक है हो गया तेरा ड्रीम पूरा। अब चल जाएगा इससे काम। तो एक्चुअल में ऐसा हो गया था रिजल्ट का सिनेरियो तो। और ये बहुत ही मतलब बोलो ना, अगर आप किसी से भी पूछोगे तो उसको लगेगा कि भाई ये हुआ क्या है, मतलब ऐसा हो गया है, अनएक्सपेक्टेड ही हो गया कुछ। तो रिजल्ट का तो ऐसा हुआ। और भी अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप आगे फ्यूचर में मतलब आपको, आपने इतना रिसर्च किया तो क्लैरिटी तो आ गई आपको कि चूज क्या करना है आपको, तो वो भी बता दो हमें कि ये पूरा रिसर्च का कंक्लूजन अब यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ कि अब आप फ्यूचर में ये चीज करने वाले हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप वो उसके बारे में बताइए थोड़ा। यार मतलब आप मतलब क्वेश्चन का क्लैरिटी आप ये पूछना चाहते हो कि कौन से आईटी में मुझे जाना है, या ये इन फ्यूचर ये पूछना चाहते हो कि इन 5 years डाउन द लाइन व्हाट आई वांट टू डू, ये पूछ रहे हो दोनों ही मतलब? बता दीजिए। तो अभी आईआईटीज का तो ऐसा सीन है कि मतलब सिंस आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आई नो कि पढ़ाई में डिफरेंसेस नहीं आते इतना ज्यादा, कोर्सेज है इज व्हाट इट मैटर्स, तो आपको कोर्स सिलेक्शन इज योर अप टू यू। तो आईआईटी को लेके मतलब बॉम्बे तो मैं नहीं जाऊंगी दोबारा से। इट्स नॉट बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गो, इट्स जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी 4 साल बिताया है मैंने वहां पर, काफी देख लिया मुंबई, एंड मुंबई इज वेरी कॉस्टली एज वेल। So I have 3 dogs, so I would be staying outside the campus. So I have to think a lot of things about my logistics, about my money and everything like that. तो अभी मेरा ये है कि मतलब आई वॉज डिस्कसिंग विद माई मॉम एक्चुअली, मैं मम्मी को बोल रही थी कि यार मम्मी देखते हैं खड़गपुर वगैरह, या खड़गपुर कानपुर मद्रास में से कोई लेंगे। कानपुर देख सकते हैं, बट पता नहीं कॉल आएगा कि, मतलब कॉल आएगा मे बी, इंटरव्यू कब देखना है। कि कुछ एमएस में शायद इंटरव्यू भी है। तो मम्मी ने कहा यार मतलब, फिर मैंने मम्मी को यार बोला कि मम्मी यार कंफर्ट जोन से ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गई हूँ मैं, मतलब इस कंफर्ट जोन में रह गई ना तो फिर अच्छा मतलब आई वोंट बी एबल टू गेट आउट, मतलब अभी 24-25 एज है मेरा, तो इस कंफर्ट जोन में नहीं आना है। मम्मी कहती है कि यार जब लाइफ में सब बुरा होता है ना, ये कंफर्ट जोन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम ये भी देखो कि इफ यू आर स्टेइंग क्लोज बाय टू होम, इट्स वेरी सूदिंग आल्सो ना, कि यार दिमाग भी ठंडा रहता है थोड़ा सा, घर आ जा सकते हो। मतलब आई हैव बीन, मतलब मैं 6-7 साल से बाहर थी, तो घर वापस आना वाज मतलब काफी डिफरेंस, चेंज इन पेस। और मेरा जॉब भी ऐसा था कि कोविड में एक दिन छुट्टी नहीं था, ऑफिस तो जाना ही था, क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल बनाता है एरियल, टाइड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो छुट्टी तो नहीं दिया था, तो ऑफिस था रेगुलरली, तो आई डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ ब्रेक्स, मतलब वो ब्रेक नहीं था। सो माय मतलब अभी ये थॉट प्रोसेस ये होगा, मतलब व्हाट आई थिंक इज, एक तो इंटरव्यू कैसे जाएगा उस पर डिपेंड करता है, सेकेंडली ये भी देखना है कि कंफर्ट जोन के ज्यादा बाहर, अब मेरे पापा का भी ट्रांसफर होने वाला है, आई डो नॉट नो वेयर बट समवेयर, इफ ही इज मतलब अगर वो ऐसे दिल्ली में चले गए तो आई वुड प्रेफर दिल्ली, इफ ही गोज टू, इफ ही स्टेज हियर आई वुड प्रेफर खड़गपुर, मतलब ऐसा मेरा प्लान है, बट आई हैव मतलब ठीक है, अब थोड़ा सोचना और है कि क्या करूं, अब तो इंटरव्यूज के ऊपर भी आ गया ना बात, की इंटरव्यू कैसा जाएगा उसका बात भी है। बिल्कुल। और इसके बाद आप आगे फ्यूचर में 5-10 ईयर, मतलब उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि आगे आपको क्या करना है? मतलब सो राइट नाउ इतना क्लैरिटी है कि लाइफ में मुझे पीएचडी आगे करना है।
रिसर्च में रहना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रिसर्च करना। मे बी इन फ्यूचर मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज केमिकल अंडर अ स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी कर लूं। Maybe in future I would completely go into that field itself and do it. And it has a lot of scope provided you do a lot of research. Scope ऐसे तो MTech MS level पे नहीं है, मतलब है but limited scope है। So मेरा मतलब मुझे in general academics में रहना बहुत अच्छा लगता है। That is something I really like to be in comfort zone. तो फिर उस वजह से क्या कहते हैं, so I would prefer मतलब I would right now I feel that I would be staying in academics and I will be pursuing academics in future. But 2 years down the line, maybe I get an opportunity to do मतलब मुराटा में लग गया maybe या something like Petrofac या मतलब outside of India जाने का कोई मतलब chance तो नहीं, ठीक है outside of India में रह चुकी हूँ, but कोई और opportunities, better opportunities तब मुझे लगे कि यार मुझे ये थोड़ा सीखना चाहिए, मुझे यहाँ जाने में मन है। We do not know ना 2 years मतलब we BTechs have a thought process कि यार एक जगह तो पैर टिकते नहीं है, इधर उधर मतलब for me personally I am मतलब मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। मतलब आई लव टू एक्सप्लोर अ लॉट। मैं कोर्स में भी कभी कोर्स के थ्रू तो नहीं, इधर उधर कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ चली गई कोई अपने वो कोई तो रिसर्च पेपर लेके बैठी हो। तो या दैट इज व्हाट आई फील आई विल डू राइट नाउ। बिल्कुल, हमारी तो वेल विशेष है कि आप आने वाले फ्यूचर में हमेशा लर्निंग के साथ एसोसिएशन में रहें, जैसा कि आप चाहते भी हैं कि आप जहाँ पे भी जाएं, देखो जो भी जहाँ पे भी जाएं वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, वो आपका जिस चीज को आप परस्यू करना चाहते हैं, जिस चीज से आप सराउंड रहना चाहते हैं वो थिंग है। तो एक्चुअली में आप हमेशा लर्निंग के साथ एसोसिएशन में रहें, यही आप चाहते भी हैं जहाँ पे भी रहें, चाहे आप कोई भी चीज को चुने, कोई भी आप फील्ड चुने वहां पे हमेशा, क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आपको थिंग्स चैलेंजिंग लगेगी और आप वहां पे आराम से सस्टेन कर सकते हो। नहीं तो फिर वही जॉब वाली बात आ जाती है कि सरवाइव तो कर रहे हो बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। तो एक्चुअल में आप इसी के साथ एसोसिएट रहे, हमारी तो वेल विशेष है आपको। लास्ट में बस एक बात रह गई थी, वो ये कि आप जर्नी के अंदर बहुत सारा रोल रहता है। आप जस्ट आई वांट टू सुनना चाहता हूँ कि कुछ वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल आप किन के लिए हैं, प्लेटफॉर्म, माता पिता, जिनके लिए भी हैं आप वो वर्ड बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ, जस्ट आई वांट टू हियर। So firstly I am very very thankful to my father and mother. मतलब उनके बिना तो मतलब माय फादर वाज मतलब मेरे पापा ऐसे है ना उनका कि फ्यूचर में स्टडीज तो करना है, बिना स्टडीज के तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो जाता है। इट्स ट्रू आल्सो इन सम फील्ड्स आई फील, इन फील्ड स्पेसिफिकली टू केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपको कोर में ही जाना है तो। सो दे हैड एन अनबॉन्ड मतलब ब्लाइंड सपोर्ट था उनका कि यार इट्स ओके, it's okay, everything is going to be okay, and do what you feel like. We have a lot of faith in you that you will take right decisions for yourself. तो एक ये जो ब्लाइंड सपोर्ट मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आई नो पेरेंट्स करते हैं, मतलब माय मॉम प्रेशराइज करती थी मेरे को, बट फिर भी इन द एंड शी यूज्ड टू से कि हाँ तू जो कर रही है वो ठीक ही है, मतलब यू विल डू समथिंग इन द एंड ऑफ द डे। तो एक तो ये सपोर्ट था, माय ब्रदर ऑफ कोर्स, सब लोग सपोर्ट करते रहते थे इनडायरेक्टली डायरेक्टली। और पेरेंट्स घर पे है, 6 साल बाद घर पे लोग मतलब लड़की आई है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियंस इटसेल्फ। तो वैसे लड़ाई बड़ाई तो ठीक है, कीपिंग दैट असाइड देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देम। बिल्कुल। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक यू मनीष एंड यू। मनीष सर ने बहुत हेल्प किया, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आपको मिलाया, पहली बात जो मैं शायद एक्सप्लोर भी ना करती मे बी, या ठीक है ओके वाला सीन है। मतलब वर्ड ऑफ माउथ, मेरे लिए वर्ड ऑफ माउथ इज अ लॉट ऑफ मतलब प्लेज अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मी। तो आपसे जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, दैट क्लैरिटी आई गॉट वाज ह्यूज एंड इमेंस। मतलब इमेंस एंड ह्यूज आर द सेम वर्ड, मतलब इमेंस। तो उसके बाद मतलब चीजें जब मैं पता था बट क्लैरिटी नहीं है, मतलब चीजें रिलेट करना, ये जो एक एक चीज आप जो डीप डाइव करके बताते ना, आई यूज्ड टू लव इट। मतलब मुझे बहुत मजा आता था क्लासेस करने में, एक एक चीज का जो क्लैरिटी थॉट प्रोसेस है, मतलब that was immense. मतलब I cannot explain it how important it is, and not only that you have also motivated me a lot indirectly. मतलब आपके सेशंस एक्सेट्रा क्लासेस, आप बीच में अपने स्टोरीज बताते थे, आप दूसरों के स्टोरीज सुनते थे, गाना सुनाते थे, मजा आता था मुझे। मैंने कहा यार ये तो मतलब
फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है काफी, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। मतलब बहुत मजा आने लगा मुझे कि यार काफी अच्छा है, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। बीटेक में नहीं सोचते लोग, बट फिर तैयारी बढ़ जाती है। तो दैट वाज, मतलब आई एम इमेंसली थैंकफुल टू यू, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट सेकंड का कोई वो नहीं है, सेम लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड है सबके लिए। और थर्ड और कुछ नहीं है, थर्ड मेरे कुत्ते हैं शायद। सो माय डॉग्स आर देयर, वो थोड़ा स्ट्रेस लेवल इनका भी उतना ही रोल है। अगर रिलैक्स और काम रखने में और आपको लविंग बनाने में अगर हेल्प करते हैं तो ये भी तो उतना ही सपोर्ट होता है, तो ये भी उतना ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो आपने अपना एप्रिसिएशन बताया, और एक्चुअली में मेरे को तो ऐसा अब लगता है कि आपको जो मैं क्लैरिटी देता तो उसको आप पसंद आना लाजमी ही सी बात है, क्योंकि आप चाहते ही हैं लर्निंग को एक्सप्लोर करना, आप चाहते हैं जस्ट चीजों को एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिले, दैट इज व्हाई यू आर लर्निंग। आप चीजों को जानना चाहते हैं और उनके बारे में एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसीलिए आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर आपको वो चीज मिलती है कि दैट इज यूनिक वे में कोई चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको बिल्कुल पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि वही आपका फील्ड और वही आपकी पसंद भी है। तो ये बात है। और ज्यादातर मेरे को आपके बारे में मनीष बताता रहता था, क्योंकि मनीष से मेरी बहुत बात होती है, ठीक है। तो मेरे को बहुत डिस्कस करता है वो, मतलब बच्चों के साथ, कि मेरे से पूछता भी रहता था कि सर आप बताइए कि अगर इस बच्चा इस सिचुएशन में हो तो कैसे मेरे को गाइड करना चाहिए, ये वो। तो अक्सर और बताता रहता था मेरे को, बहुत सब कुछ डिस्कस करता है वो। तो ये सारी बातें हैं। तो आपके बारे में जितना मेरे को डायरेक्टली नहीं पता है उतना मनीष से पता है मेरे को, ठीक है, सब कुछ। तो ये है। तो ऐसा रहा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो भी आपके साथ बातें मैंने करी हैं वो अक्सर एक देखा जाए तो मेरे को तो सब कुछ यूनिक ही लगा है, क्योंकि मैं ना ऐसे कभी इन पर्सन किसी से ऐसे बात नहीं करी है जिसकी जर्नी ऐसी रही हो, जो इतना हाई पेइंग जॉब छोड़ के एक अपने ड्रीम को परस्यू करता है, लर्निंग को एक्सप्लोर करना चाहता है, इस तरह की जर्नी रहती है। दैट इज ऑल यूनिक। इसीलिए मैंने इतना आपका टाइम भी लिया है, क्योंकि मेरे को सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम यूनिक थिंग्स हैं। आपको ये चीजें बहुत कम परसेंटेज लोगों में ही देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा कर रहा है। तो दैट इज वाई मैंने आपका इतना टाइम लिया, ठीक है। तो बाकी लास्ट में मैं आपको वेल विशेस देता हूँ कि अ, आप हमेशा लर्निंग को ही परस्यू करते रहेंगे, अपने जो ड्रीम है आपका कि हाँ इसी में लगा रहना है, आप हमेशा उसी के साथ एसोसिएट रहें। फ्यूचर में आपके लिए बहुत बहुत मेरी वेल विशेस हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और बस यही है, आपने अपना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू अरुंधति। बस यहाँ पर हम अपनी बात है ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके।